हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियली आप लोग का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मॉडल पेपर जारी किया गया है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए उसे। और पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ जो मैप वाला प्रश्न है और उसके साथ-साथ जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं 4-4 मार्क वाले और 6-6 मार्क वाले, सबको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि भैया जो सामाजिक विज्ञान है उसमें जो लंबे-लंबे प्रश्न होते हैं उनको हम लोग बना-बना कर कैसे लिखें? तो इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको मालूम चलने वाली है, सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक इस वीडियो में अंत तक बने रहना। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जितने भी आपके मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 4-4 मार्क वाले, ये देख लो, उनका पहले से ये मैंने सॉल्यूशन कर लाया हुआ है। आप लोग देख सकते हो अच्छे से पूरा ये लिखा हुआ है। तो इसके माध्यम से मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझा दूंगा और ये पूरा लिखा हुआ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में सबके लिए। कहाँ मिलेगा वो बाद में हम लोग बात करेंगे। चलो, यहाँ पे मैप वाला भी प्रश्न देख सकते हो। अंत में मैंने ये मैप वाला भी पहले से दर्शा रखा है क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए देख सकते हो। ये आपका दोनों के दो मैप वाले प्रश्न होते हैं। आप जानते हो कि एक आपका भूगोल वाला, एक आपका इतिहास वाला, तो दोनों को मैंने दर्शा रखा है। चलो, सबसे पहले हम लोग जो एमसीक्यू प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। खंड अ के अंतर्गत आप जानते हो कि पेपर आपका खंड अ और ब में विभाजित होगा। खंड अ में आप लोग के 20 मार्क के एमसीक्यू होंगे। तो चलो इनको करते हैं। सबसे पहले पहला इसमें प्रश्न देख सकते हो, क्या है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? सिंपल है, फ्रांस। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ था। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है सेकंड नंबर कि ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना या किसको बताया? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हो कि रूसो, विक्टर एमेनुएल, काल्विन या जीसुपे मैत्सिनी। तो सही इसका ऑप्शन आपका ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, जीसुपे मैत्सिनी को उसने बताया था। चलो, क्लियर है क्वेश्चन सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? ओके, सूती मिल की रूपरेखा किसने रखी, ये हमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ठीक, सीधे सीधे याद रखना, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट ने रखा था। अगला फोर्थ नंबर प्रश्न है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कारण क्या था? कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों की जो गेहूं की जो कीमतें थी वो काफ़ी घट गई थी एक तरह से, इसीलिए भारत में भी इसकी कीमत घट गई थी। सिंपल। तो ये आपका कीमतों का गिरना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना ही गेहूं की कीमत में गिरना भारत में कारण था 50% तक। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर। आगे चलते हैं, इधर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी? 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी? देखो, इसको मतलब याद करने की कोई जरूरत नहीं, गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बाइबिल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर की बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? भाई बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है उसका चुनाव कौन करता है, यहाँ पे हमें बताना है प्रश्न संख्या 6 में। तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग या सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग या केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग या उपयुक्त सभी? तो देखो, जो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है उसका चुनाव मतलब जानते हो कि जैसे कुछ लोग फ्रेंच भाषी थे, कुछ लोग डच भाषी थे। तो अलग अलग डच भाषी अपने मतलब एक तरह से अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं और डच वाले अपने और जो फ्रांसीसी बोलने वाले वो अपने। ठीक है, तो एक ही भाषा बोलने वाले, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो, या इसका ये भी सही हो सकता है कि सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग। ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो भाई देखो, सभी अलग अलग जो भाषी लोग हैं सभी लोग करते हैं मतलब अपन अपना प्रतिनिधि। तो ये भी हो सकता है, ये हालांकि ये रिलेवेंट आंसर होगा। ठीक है, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग। चलो अगला 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में
कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन या सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 का आपका ये ऑप्शन सही होगा। शक्तियों का जो केंद्रीयकरण है, ठीक है, ये संघीय सरकार की व्यवस्था संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। शक्तियों का केंद्रीकरण मीन्स कहने का मतलब कि शक्तियाँ जो है निहित कर दी जाए, यानी एक ही व्यक्ति के अंदर मतलब निहित कर दी जाए। तो ऐसा तो मतलब राजशाही सिस्टम में होता है, राजा ही सबका मालिक होता है। तो भाई ये संघात्मक सरकार में ऐसा तो नहीं होता है। ठीक, चलो तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है वो बताना था हमें। प्रश्नोत्तर संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। कारण नहीं है, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण ये श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। ठीक है, तो देखो ये श्रम का लैंगिक विभाजन, ये कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि ये लैंगिक असमानता को मतलब बढ़ावा देता है। क्योंकि हम लोग देखो अक्सर कह देते हैं लड़कियों को कि मतलब तुम लोग का काम तो खाना बनाना, चूल्हा ये वो करना घर का ही काम है। ठीक है, तो ये तो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, और समाज का कहीं ना कहीं पितृ प्रधान होना, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता का हम लोग बोल सकते हैं कि बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, ये भी कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। लेकिन यहाँ जैविक बनावट से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चलो जो नहीं है वही हमें बताना था। प्रश्नोत्तर संख्या 9 है कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, ओके, सांप्रदायिकता यानी कम्युनिज्म की समस्या कब प्रारंभ होती है? धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए। नहीं, सभी धर्मों को समान रूप से अगर माना जाए तो वहाँ सांप्रदायिकता नहीं होगी, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। ये बिल्कुल राइट है, डी वाला ऑप्शन। जब हम लोग मान लो एक देश में कई सारे धर्म हैं और मतलब केवल एक ही धर्म को हम लोग ज़्यादा प्रधानता दे प्रमोट करें और सभी धर्मों को तुच्छ समझे, उन्हें नीचा बार बार दिखाए, तो वहाँ मतलब सांप्रदायिकता यानी कम्युनिज्म में सांप्रदायिकता काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक, चलो प्रश्नोत्तर संख्या 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न देख सकते हो कि निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय जो नहीं है उसे हमें बताना है इसमें। ठीक है, 1 मिनट यार, चलो तो यहाँ पे प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा या फिर विदेशी मामले। तो जो प्रश्नोत्तर संख्या 10 है इसके लिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो संघ सूची का विषय मतलब ऐसा विषय जिस पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती हो। तो प्रतिरक्षा पे यानी रक्षा विभाग या जो भी हो उस पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, या मुद्रा पे भी, या विदेशी मामलों पे भी। लेकिन शिक्षा पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। चलो, तो जो नहीं था संघ सूची का विषय, तो ये तीनों संघ सूची का विषय है, लेकिन ये नहीं है। आगे देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 11। प्रश्नोत्तर संख्या 11 क्या है, इसे आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ये हमें बताना है। हम लोग कई बार इस प्रश्न को बता चुके हैं भाई। मतलब ऐसे भी जो भी अपनी तरफ से मैं अपनी तरफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर बताया हूँ उसमें कई बार बता चुका हूँ। अत्यधिक सिंचाई, ठीक, अधिक सिंचाई, बी वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 12 देख सकते हो आप लोग। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें मतलब इसमें मिलान करना है। चलो मिलान करते हैं हम लोग। तो देखो अब इसमें पहला क्या है कि भागड़ा नागल बांध। अब देखो मतलब ये आपको मिलान करना है, ये बांध का नाम दिया, इधर नदी के नाम दिया, मतलब किस पे बना है। तो भागड़ा नागल बांध किस पे बना है भाई? तो भागड़ा नागल बांध सतलज नदी पे बना है, ये थर्ड वाले पे आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पे बना है, तो ये 4th नंबर पे आ जाएगा। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध भाई ये नर्मदा नदी पे बना है, और कहाँ पे भाई? गुजरात में। याद रखना ये मैप वाले प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है मैप वाले के लिए। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना है। ठीक है, तो गुजरात में बना है। ये बोलता है ना कि सरदार सरोवर बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, कोई चिन्ह देता है तो आपको दर्शाना होता है मैप में। ठीक, चलो उसके बाद टिहरी बांध भाई भागीरथी यानी वही गंगा नदी पे बना है, तो ये आपका मिलान हो जाएगा। तो फर्स्ट का आपका कहाँ गया? थर्ड पे। उसके बाद सेकेंड का फोर्थ पे, फर्स्ट का थर्ड पे, यानी क का थर्ड पे, क का थर्ड पे, क का थर्ड पे। देखो ये गलत, ये गलत, क्योंकि क का फर्स्ट पे गया, ये क का फोर्थ पे गया, तो ये दोनों गलत। क का थर्ड पे, क का थर्ड पे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड का फोर्थ पे, सेकेंड का देखो ये सेकेंड पे गया इसलिए गलत, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो पहले का तीसरे पर, और दूसरे का फोर्थ नंबर पे, और जो तीसरा है
यानी सरदार सरोवर उसका नर्मदा ये फर्स्ट पे, ठीक है। टी हरी भागीरथी सेकंड, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये प्रश्नोत्तर संख्या 12 हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 13 देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 13 क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, यहाँ हमें बताना है। मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना या फिर डेयरी, ठीक है। तो ये हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 13 हो जाएगा। तो देखो, कृषि से संबंधित जो कार्य हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हम लोग के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरह से डायरेक्ट यहाँ पे कृषि लिख दिया है, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 13 में। तो यहाँ गुड़ बनाना मतलब हम लोग या डेयरी फार्म या फिर मछली पकड़ना, ये सीधे जो मतलब प्रकृति रूप से सीधे सीधे हम लोग डायरेक्ट जिससे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके किस में आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन कृषि हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं, इसको द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो तो आगे देखते हैं। नहीं, बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, हमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, जो नहीं है उससे बताना है, ठीक है। तो देखो, कृषि या फिर कृषि से जो भी चीज़ें संबंधित हो गई, ठीक है, तो वो तो सीधे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे भाई, क्योंकि वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं तो मतलब एक मतलब संबंधित है, तो आएगा कृषि, ठीक है। अब देखो, जो मछली पकड़ना, मछली पालन हो गया ना, मछली पालन, वो आपका क्या आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन मछली पकड़ना कहीं ना कहीं ये मतलब द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, तो ये नहीं है। और गुड़ बनाना भी ये आपका द्वितीयक लगभग क्षेत्र में आएगा, क्योंकि भाई ईख लगाना वो तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन ये गुड़ बनाना द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। और डेयरी ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्रक, ये प्राथमिक क्षेत्रक। तो क और ये ग प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। तो क और ग, क और ग, क और ग, क और ग, यानी ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ओके, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पे वर्गीकृत किया जाता है, उद्यमों के स्वामित्व पे। कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूक्षरण से तात्पर्य, भूक्षरण यानी भूमि का क्षरण, यानी भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, ठीक है, भूमि का उपजाऊ होना नहीं। भूक्षरण मतलब भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है, जब भूमि का क्षरण हो जाता है। क्षरण कहने का मतलब कि वही ऊपरी भाग हट जाना, ठीक। चलो, या मृदा अपर्दन इसको बोल सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या 15 के बाद 16 नंबर है कि मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जाति में नहीं आते हैं। ओके, किस जाति में नहीं आते हैं, सामान्य जाति में, संकटग्रस्त जाति में, अ एवं ब मतलब इन दोनों में नहीं आते हैं, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक। तो देखो, मगरमच्छ, गैंडा और काला हिरण, ठीक है, ये संकटग्रस्त जातियां हैं, मतलब लगभग विलुप्त होने के कगार पे है, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सामान्य जाति में नहीं आते हैं, जिसमें नहीं आते हैं वो हमें छांटना है। तो ये सामान्य जाति में नहीं आते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 16 के लिए आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं है, इसको बताना है, ठीक। चलो, व्यापार अवरोधों का जो लक्षण नहीं है वो हमें बताना है। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। सरकार ये निर्णय ले सकती है कि बाहर से कितना सामान आना चाहिए, या हम लोग के देश से बाहर कितना सामान जाना चाहिए, ठीक। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक। ये भी मतलब व्यापार अवरोध का लक्षण है, ठीक। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है, ठीक। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है। व्यापार अवरोध को वो क्यों बढ़ावा देगा, ठीक है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। ये ऑप्शन सही है, बल्कि ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। व्यापार अवरोध का कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे रोक लगाना, अवरोध मीन्स रोक लगाना। तो भाई विश्व व्यापार संगठन वही संस्था है व्यापार की, तो रोक व्यापार पे क्यों लगाएगी। ये देश व्यापार अवरोधों का इसलिए उपयोग करते हैं जैसे कि मतलब जैसे घरेलू कुछ चीज़ें हैं, घरेलू व्यापार या धंधा है वो नष्ट ना हो। जैसे मान लो हम लोग के देश में कोई मतलब व्यापार है, जैसे
किसी चीज़ का भी व्यापार है एक, ठीक है, वो अच्छे से फल फूल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, और मान लो उस व्यापार से जो उत्पादित होने वाली वस्तुएं हैं बाहर से मतलब आने लगे, ठीक है, अधिक मात्रा में आने लगे और इससे सस्ता ही आने लगे, तो फिर तो ये देश का जो उद्योग है वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। उद्योग देश में रहना जरूरी है क्योंकि उससे रोजगार भी मिलता है। तो वही उसको रोकने के लिए, लिमिटेड मात्रा में लाने के लिए व्यापार और उद्योग का सरकार उपयोग करती है। चलो आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 18 पे। प्रश्नोत्तर संख्या 18 क्या है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? ओके, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण है उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना। भाई उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य कैसे दोगे जब उनके पास भूमिहीन, ये मतलब भूमिहीन ही है, ठीक है। उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, इसका कोई मतलब नहीं है। अधिक मजदूरी देने ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई अधिक मजदूरी देकर, क्योंकि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, ठीक है, दूसरे की यहाँ नौकरी करेंगे तो उनको भाई थोड़ा अच्छी मजदूरी दे, वही कहीं ना कहीं उसके विकास में सहायता करेगा। सिंपल है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ओके, नहीं है। देखो यहाँ अंत में नहीं है बोल देता है, ये इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा, इतना ही पढ़ते हैं भाई, परंपरागत ऊर्जा पूछ रहा है और छांट देते हैं, ये दिक्कत हो जाती है। और अंत में चुपचाप बोल देता है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, अ एवं ब दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो हमें परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये हम लोग का भूतापीय ऊर्जा। चलो ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, एक मिनट। अगला प्रश्न क्या है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो इसका सही है, तीनों सही है, तीनों सही बोल रहा है, तो उपयुक्त सभी, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो तो ये रहे हम लोग के 20 MCQ। चलो भाई, काफ़ी खतरनाक MCQ थे, हालांकि इससे आसान ही आएगा आप लोग के एग्जाम में MCQ। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये खंड ब में हम लोग अभी नहीं चलते, हम लोग जो लास्ट वाला प्रश्न है मानचित्र वाला उसको कर लेते हैं, उसके बाद ये खंड मतलब खंड ब में ही अब चल रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले मानचित्र वाला प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद ये जो 4 मार्क और 6 मार्क वाले जो प्रश्न हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको आप लोग बोल सकते हो, इनको हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा मैप वाला प्रश्न कर लेते हैं। अब देखो मैप वाला प्रश्न यहाँ पे अंत में आएगा, ठीक है। ये प्रश्नोत्तर संख्या 8 तक आप लोग का ये रहेगा, और उसके बाद यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 9 आपका रहेगा मैप वाला प्रश्न, मानचित्र संबंधित। देखो मानचित्र आपका क्या रहेगा यहाँ पे, देखो ये जैसे यहाँ पे, एक मिनट मैं ये यहाँ से निकाल लेता हूँ, एक मिनट। ये पहला मानचित्र और ये दूसरा मानचित्र निकालूं क्या? नहीं, चलो इसको नहीं निकालता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मैप रहेगा ना, आपको एक तो आपको ये मतलब ये पेपर मिलेगा एग्जाम में, उसके अलावा इसी पेपर में यहाँ पीछे ना, पिछले साल देखा गया था, यहीं पे आपका चिपका रहेगा मैप, ठीक है। ऐसा मैप आपके यहाँ चिपका रहेगा, तो इसमें से आपको मतलब यहाँ ऐसा चिपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको फाड़ कर निकाल लेना है। क्लियर? अलग से नहीं मिलता है, पहले अलग से मिलता था, लेकिन पिछले बार देखा गया कि यहाँ वो चिपक कर आया था मैप, ठीक है, पेपर में ही 2 मैप। तो यहाँ से दोनों मैप को निकाल लेना है और यहाँ पे जो मैप वाला प्रश्न पूछा है उसको भरना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पंजाब का अमृतसर, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा, भाई डांडी में तोड़ा उन्होंने नमक कानून, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग का वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा, तो वह आपका डांडी हो जाएगा। उसके बाद वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन चंपारण में किया, बिहार के चंपारण में, ठीक। उसके बाद वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ था। और वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। भाई दिसंबर 1920 में, देखो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, और एक सितंबर में हुआ था, ठीक है। सितंबर 1920 वाला विशेष अधिवेशन था जो कोलकाता में हुआ था, तो ये याद रखना। चलो तो यहाँ हम लोग अब इनको दर्शाते हैं मैप में। यहाँ पे हमें पहला क्या दर्शाना है कि वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में। अब देखो ये पूरा पूरा मैप है, ठीक है। ये पूरा पूरा जो इंडिया का ऐसे मैप आपको मिला रहेगा, इसमें अब आपको वो जगह खोजनी होगी। तो भाई वह स्थान जहाँ
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो अमृतसर। अब अमृतसर कहाँ स्थित है? तो पंजाब राज्य में। अब पंजाब कहाँ है? तो आपको पूरा पूरा ये मालूम रहना चाहिए मैप में, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना, मैप डाउनलोड कर लेना गूगल से, उसमें देख लेना कि कौन सा राज्य कहाँ है, ठीक। तो देखो हम लोग का यहाँ ये पूरा पूरा यूपी है, ये बड़ा सा आप लोग देख सकते हो, ये पूरा पूरा यूपी है। यूपी के बगल में देखो यहाँ यहीं पे ये छोटा सा एकदम एकदम ये छोटा सा दिल्ली है, ठीक है। और फिर ये आपका हरियाणा और फिर आपका इधर पंजाब, ठीक। ये वाला राज्य जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ मैं बाउंड्री कर देता हूँ। ये वाली जो पूरी देखो यहाँ थोड़ा अधिक चला गया, यहाँ से आएगा, ठीक है। ये वाली जो पूरी की पूरी ये बाउंड्री है, ये आपकी किसकी है? ये पंजाब की है। और पंजाब में यहाँ पे पड़ता है आपका अमृतसर, ठीक। तो यहाँ पे हमें चिन्ह दिया था, ये देखो ये चिन्ह दिया है बिंदु टाइप का। तो ऐसा बिंदु टाइप का ऐसे मतलब कर कर और ऐसे थोड़ा यहाँ से मतलब ऐसे तीर टाइप का बाहर ले जाकर यहाँ पे बाहर लिख दो अमृतसर, या यहाँ पे भी लिख सकते हो अमृतसर, लेकिन ये लाइन पे लिखोगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए थोड़ा ये बाहर कर कर, या यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट और यहाँ पे अमृतसर, लेकिन थोड़ा ऐसे कर दोगे तो बेटर रहेगा। तो ऐसे थोड़ा लाइन खींच कर और यहाँ लिख दो फर्स्ट अमृतसर, ठीक। अब देखो सेकेंड क्या है कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा गया भाई, तो दांडी में तोड़ा गया। अब दांडी क्या है? तो गुजरात में। अब गुजरात कहाँ स्थित है? तो देखो ये आपका पूरा पूरा राजस्थान है, और ये बगल में इधर एकदम ये समुद्र के किनारे ये आपका पूरा पूरा ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका पूरा पूरा जो एरिया ये दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया है भाई, ये आपका गुजरात है। ये जो जितना भी मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ, ठीक। अब देखो तो दांडी यहाँ पे समुद्र के किनारे स्थित है, ठीक। तो यहाँ पे आप दर्शा दोगे ऐसे, जो भी ये चिन्ह हमें दिया था यहाँ पे इस चिन्ह द्वारा सभी को दर्शाना है, तो इस चिन्ह द्वारा दर्शाकर और थोड़ा तो तीर बाहर निकाल कर यहाँ लिख दोगे सेकेंड दांडी, ठीक। चलो उसके बाद थर्ड वाला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो चंपारण में भाई, बिहार के चंपारण में। अब बिहार कहाँ स्थित है? तो ये हम लोग का यूपी है। यूपी के इधर एकदम बगल में, यूपी का एक तरह से बोल सकते हैं कि पड़ोसी राज्य जो है, ठीक है, ये बिहार है। ये देखो ये पूरा पूरा ये हम लोग का ये बिहार है, और बिहार में यहीं पे आपका चंपारण है। तो ऐसे आप दर्शा कर और थोड़ा ये तीर ऐसे निकाल कर यहाँ लिख दो थर्ड का उत्तर चंपारण, ठीक। उसके बाद फोर्थ है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, अहमदाबाद। अहमदाबाद भाई गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात है, देखो ये पूरा पूरा गुजरात का मैप है, और यहाँ पे देखो ये थोड़ा जो अंदर टाइप का ये गया हुआ है यहाँ पे, यहाँ इसके सीधे में यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे अहमदाबाद स्थित है। तो यहाँ पे दर्शा दो चिन्ह, तो थोड़ा चिन्ह इधर लाकर यहाँ पे लिख दो कि अहमदाबाद, ठीक। चलो इसको ऐसे बाहर इधर भी ला सकते हो इधर, और यहाँ पे लिख दो ये फोर्थ का उत्तर क्या? अहमदाबाद, कहीं भी लिख सकते हो आपका मन। चलो तो ये फोर्थ हो गया। और उसके बाद पांचवा है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। अब नागपुर कहाँ स्थित है? तो भाई देखो ये गुजरात के ये बगल में ये आपका महाराष्ट्र स्थित है, और महाराष्ट्र का ये देख सकते हो ये पूरा का पूरा ये एरिया देख सकते हो, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा ये एरिया है, और यहीं यहीं पे आपका नागपुर स्थित है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप दर्शा दो और थोड़ा ऐसे तीर लगा लेकर और यहाँ पे लिख दो नागपुर, ठीक। चलो और इधर आपका मुंबई स्थित है। तो ये रहा आपका पूरा पूरा हिस्ट्री वाला जो मैप में दर्शाना था वो, ठीक है, जो आपके मॉडल पेपर में दिया था। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए होता है, वही सेम प्रश्न, केवल इसका आंसर लिखना होता है। तो छोड़ो, आपको तो मैप में दर्शाना है। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड मानचित्र कार्य पे, ठीक। अब इसमें आपको क्या, इसमें आपको भूगोल वाले पार्ट से रहेगा। तो चलो अब इसको भरते हैं, और इसके लिए हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग चिन्ह दिया है। वहाँ तो एक ही चिन्ह दिया था, उसी चिन्ह पे सबको दर्शाना था, लेकिन यहाँ हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग चिन्ह दिया है। तो चलो दर्शाते हैं अलग अलग चिन्ह से, क्या दिक्कत। पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान हमें दर्शाना है। ये देखो ये चिन्ह दिया आयताकार, ठीक, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक। चलो भाई पश्चिम बंगाल के एक उद्यान सबसे फेमस जो आप फिल्मों में भी देखते हो भाई, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को आप दर्शा दो। कैसे दर्शाओगे? देखो यहाँ ये पूरा पूरा मैप है, देखो इसमें मैंने पहले से सारी चीज़ें दर्शाई हुई हैं। अब देखो आप पश्चिम बंगाल कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल यहाँ देखो, ये हम लोग का यूपी था भाई, ये उत्तर प्रदेश था, ये आपका बिहार था, ठीक है। ये हम लोग का क्या है भाई? बिहार, ठीक। और बिहार के यहाँ पे बगल में ये आपका झारखंड हो गया, ठीक। और फिर उसके बगल में ही, ठीक है, झारखंड के इधर बगल में ही, या इधर से बोल सकते हो कि बिहार के बगल में ही, ये देखो ये पूरा ये जाता है यहाँ पे, देखो ये पतला सा आप देख लो इधर तक जाता है। यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक जाता है भाई, यहाँ से, और देखो यहाँ से ये पूरा आप जो एरिया देख रहे हो ना, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल का है। और ये जो आप देख रहे हो ये जो सही मार्क लगाया हूँ, ठीक है, ये इस कितने लोग इसको पश्चिम बंगाल बता देते हैं? ये पश्चिम बंगाल नहीं, ये बांग्लादेश है,
ठीक है। तो देखो ये पश्चिम बंगाल इतना है भाई, तो पश्चिम बंगाल में इधर एकदम नीचे यहाँ समुद्र के यहाँ पे किनारे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग दर्शा देना सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे स्थित है। तो आप जो चिन्ह दिया था उस चिन्ह को दर्शा देना और यहाँ नीचे लाकर और फर्स्ट का उत्तर लिख देना सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि नर्मदा नदी पे बना बांध, देखो नर्मदा नदी पे पूछ दिया ना, मैंने प्रश्न में एक बताया था नर्मदा नदी पे बना हुआ बांध सरदार सरोवर बांध, तो इसको दर्शाना है नर्मदा नदी पर बना बांध, ये चिन्ह दिया है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो वो भाई नर्मदा नदी पे बना कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध। ठीक, और जो गुजरात में स्थित है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, ये गुजरात है, पहले ही मैं गुजरात के मैप के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा। ठीक, तो अब देखो अब सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, इधर इधर थोड़ा मालूम रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इधर इधर यहीं पे स्थित है और यहाँ से मतलब बांध है, इसके बाद यहाँ पानी इधर आ जाता है, एमपी में आ जाता है, थोड़ा यहाँ महाराष्ट्र में भी थोड़ा मतलब आई थिंक ये मतलब प्रवेश करता है। तो यहीं पे बना है सरदार सरोवर बांध बना है, ठीक है, नर्मदा नदी पे। तो यहाँ जो चिन्ह दिया था उस चिन्ह को मैंने यहाँ मतलब दर्शा दिया है और यहाँ देखो ऊपर करके यहाँ पे लिख दिया कि ये सरदार सरोवर बांध है। ठीक, चलो उसके बाद दिया है महानदी, देखो महानदी को ये जो चिन्ह दिया है इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो महानदी भाई कहाँ स्थित है ये हमें पहले मालूम रहना चाहिए। तो महानदी भाई देखो छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी मानी जाती है, हालांकि कई राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते यहाँ पे मतलब बंगाल की खाड़ी में चली आती है। ये केवल आप छत्तीसगढ़ में ऐसे आप दर्शा दो, ऐसे आप जो चिन्ह दिया था ऐसे दर्शा दो और लिख दो ऐसे निकाल कर, थर्ड का उत्तर महानदी, और क्वेश्चन में लिख दो जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, सिंपल। ठीक, चलो उसके बाद अगला प्रश्न, ये थर्ड है ना, फोर्थ नंबर इसका, कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र में दर्शाना है। ठीक, तो देखो इसका ये हम लोग का चौथा प्रश्न है भाई, हम लोग का ये फोर्थ नंबर, ये चिन्ह गोलाकार चिन्ह द्वारा। तो झारखंड का स्थित है भाई, मैंने बताया कि यूपी बगल में बिहार और उसके नीचे यहाँ पे झारखंड। अब झारखंड में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे रांची के मतलब रांची के एकदम बगल में ही, यहीं पे रांची भी स्थित है, इसके बगल में ही आपकी झरिया खान स्थित है जो काफ़ी फेमस है। तो आपने नाम भी सुना होगा, तो ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शा दो और ऐसे निकाल कर यहाँ लिख दो कि ये झरिया है, और फोर्थ का ये उत्तर हो गया। उसके बाद 5 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। ठीक भाई, एक पत्तन का नाम यानी वही बंदरगाह का नाम, तो भाई विशाखापट्टनम बंदरगाह सब लोग आप नाम सुने हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, ठीक, ये आप लोग देख सकते हो, ये आंध्रा में, ठीक है, ये पूरा पूरा आंध्रा का मैप है, तो यहीं पे आपका स्थित है, आप यहाँ दर्शा दो और लिख दो विशाखापट्टनम ये बंदरगाह है, सिंपल। तो ये आप लोग का 5 5 10 मैप का प्रश्न हो गया और 20 हमने MCQ कर लिया। ठीक मेरे भाई, अब चलो हम लोग अब सब्जेक्टिव प्रश्न पे आते हैं। अब देखो सब्जेक्टिव प्रश्न में जो आपका रहेगा ना, वो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोग का जो प्रश्न रहेगा वो आपका इसमें वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट बोला गया है, जिसको इसका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना होगा। ठीक, अब 80 शब्द कहने का मतलब कि 80 से थोड़ा अधिक भी लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा, मतलब ये 4 मार्क का प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 4 प्रश्न रहेंगे इसमें, 4 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न में अथवा अथवा भी रहेगा। मतलब इस प्रश्न को करो, यह अथवा कर इधर एक प्रश्न दिया है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देखो अथवा कर यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को करो, आपका मन, हर एक प्रश्न में अथवा अथवा रहेगा। देखो दूसरा प्रश्न है इसमें भी अथवा है, तीसरा प्रश्न है इसमें भी अथवा है, चौथा प्रश्न है इसमें भी अथवा है, और उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न 2 रहेगा, जिसमें आपको ये 6 मार्क का प्रत्येक प्रश्न रहेगा और इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा लगभग। ठीक, और इसमें भी अथवा होगा, जैसे ये चौथे के बाद ये 5वां प्रश्न हो गया, तो देखो ये 5वां प्रश्न 6 मार्क का और इसमें भी आपका ये अथवा दिया गया है। तो चलो हम लोग प्रत्येक प्रश्न को करते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखो कि प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। अब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 हमें कारण लिखना है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध के आप उत्तर लिखोगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डाल दोगे और उसके बाद उत्तर लिखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली 2 महामंदी निम्न है, महामंदी के 2 कारण निम्न है। अब वहाँ फर्स्ट और सेकंड हेडिंग डालकर कारण लिख दोगे तो ये भी ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा महामंदी के बारे में हम लोग पहले ही लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो देखो इसका आंसर कैसे लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको मतलब
थोड़ी चीज़ें तो भाई मालूम ही है, ठीक है। महामंदी भाई आपने पढ़ा ही होगा कि भाई कब महामंदी स्टार्ट हुई थी, तो 1929 में महामंदी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही है। और महामंदी के कारण क्या हुआ था भाई, महामंदी के कारण आपने पढ़ा हो कि भाई मतलब भारत में लगभग 50% गेहूं की कीमत गिर गई। और महामंदी के समय भाई जो 1929 से 1933 तक लगभग चली थी, ठीक है। मतलब पूरे विश्व में 4,000-5,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो गए थे, 1 लाख से ज़्यादा कंपनियां बंद हो गई थी। ये आपने अपनी बुक में पढ़ा है, ठीक है। और पढ़ा है तो आसानी से इसको बना बना कर लिख दो, जैसा कि देखो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। यहाँ पे देखो, अब प्रथम विश्व युद्ध का नाम ले लिया तो भाई प्रथम विश्व युद्ध भाई 14 के करीब स्टार्ट हुआ, ठीक। तो अब इसके 1 दशक बाद आपका ये महामंदी स्टार्ट हुई, तो थोड़ा बनाकर लिख दो कि प्रथम विश्व युद्ध के 1 दशक बाद यानी 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के कारण कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। बिल्कुल सही बात है भाई। इसका सबसे बुरा असर अमेरिका पर देखने को मिला, हालांकि भारत भी इस मंदी से बच नहीं सका। देख रहे हो, ये सब चीज़ें बना बना कर लिखी गई हैं, ठीक। और भारत में भी 50% तक गेहूं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इस बात से ही पता लगाया जा सकता है कि स्थिति इतनी भयावह थी, ठीक है, कि 1929 से 1933 के बीच लगभग 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और छोटी बड़ी 1,10,000 कंपनियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अब देखो, ये आप अगर पढ़े हो अपना चैप्टर तो आराम से ये बनाकर लिख सकते हो इतना, ठीक। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी तरीके से लिखो, बस आपको मालूम रहना चाहिए कि हाँ 1929 में महामंदी प्रारंभ हुई थी, ठीक है। जो मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था, सभी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट कर दी थी। और जिसमें भारत में भी मतलब लगभग गेहूं की कीमतें 50% उस समय गिर गई थी। ये तो सिंपल थोड़ी थोड़ी चीज़ें मालूम ही है, तो आप अपने हिसाब से अब इसमें बना बना कर लिख सकते हो, ठीक है। चलो, अब इस महामंदी के हमें 2 कारण लिखना था, कि क्योंकि 2 कारण पूछा है तो अंत में थोड़ा लिख दो कि इस महामंदी के प्रमुख कारण निम्न थे। 2 लिख दो कि 2 प्रमुख कारण निम्न थे, क्योंकि 2 लिखना है। और फर्स्ट कारण देखो, फर्स्ट कारण क्या था कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, परंतु इससे कीमतें और गिरने लगी और इस प्रकार खरीदारों के अभाव में कृषि उपज भी पड़ी पड़ी सड़ने लगी। अब ये याद करने वाली चीज़ थोड़े है, आप समझ गए भाई। पहला कारण क्या था कि भाई मतलब जैसे किसान उस समय उत्पादन बहुत हो गया, ठीक है। क्या हुआ, उत्पादन कृषि क्षेत्र में उत्पादन बहुत हो गया, यानी बहुत सारी फसलें उगाई और अधिक मात्रा में किसानों ने उगाई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उसके खरीदार नहीं मिले, और खरीदार नहीं मिले तो और क्या हुआ कि किसान अधिक से अधिक और पैसे कमाने के भाई मतलब कीमत गिर गई थी, तो वो चाहते थे कि और अधिक पैदावार कर, जिससे हम लोग कम कीमत में ही ज़्यादा मतलब मात्रा में बेचे चीज़ें और हमारे पास पैसे आए। तो ये चीज़ें मालूम रहनी चाहिए और इसको आप बना बना कर अपने हिसाब से लिख दो, ठीक है। वही लिखा गया है, ठीक। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की चीज़ है। उसके बाद सेकंड नंबर देखो क्या लिखा गया है कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा और 19 से 30 तक उसका इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार न रहा। ये भी आर्थिक महामंदी का कारण है, सिंपल। तो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक। आप पढ़ लो इसको, सिंपल अपने माइंड में रखो और अपने हिसाब से बनाकर लिख दो, ठीक है। ओके यार, हाँ चलो, थोड़ा माफ़ करना। तो ये आपका देखो, हमें 80 शब्दों में लिखना था। 80 शब्दों से ये बहुत थोड़ा ज़्यादा ही है, ज़्यादा क्या अधिक ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका उत्तर थोड़ा 80 शब्दों से कम भी हो जाए और थोड़ा अधिक भी हो जाए तो वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसका आपको 4 मार्क देने से कोई नहीं रोक पाएगा। आगे चलते हैं, अगला इसमें क्या प्रश्न है। अब देखो, इसको कर लिए तो इसका अथवा वाला करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे अथवा भी दिया है कि ये अथवा इसको कीजिए, तो उसको कर लिए तो ये अथवा वाला करने की आपको जरूरत नहीं है, एक ही करना होगा। तो हम इसको भी करते हैं, क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये प्रश्न आएगा, किसी के पेपर सेट में वो आएगा। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अब ये क्या है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। अब सिंपल है भाई, क्या 1928 से 1934 के बीच जो मंदी हुई थी उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। 2 आपको प्रभावों का वर्णन करना है यहाँ पे, ठीक। लगभग 80 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। चलो इसको भी देखते हैं। अब मंदी के बारे में आप जानते हो तो मंदी के बारे में थोड़ा शुरू में लिख भी सकते हो। देखो यहाँ पे कैसे लिखा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का यहाँ पे अथवा वाला देखो, थोड़ा लिख लो
देखो प्रथम विश्व युद्ध के एक दशक बाद वही चीजें लिखी जा रही है भाई, एक दशक बाद यानी 1929 में लगभग स्टार्ट हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के लगभग एक दशक में 10 वर्ष बाद ही तो मंदी स्टार्ट हुई। तो वही लिखा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के लगभग एक दशक बाद, प्रथम विश्व युद्ध के एक दशक बाद 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के कारण कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। भारत भी इस मंदी से नहीं बच सका। बनाकर ये लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखो इधर इधर क्या लिखा गया है, इधर देखो यहाँ पे देखो, भारत में इस महामंदी का प्रभाव शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीण लोगों पर, खासकर किसानों काश्तकारों पर ज़्यादा पड़ा। ठीक है भाई, सिंपल है कि भाई भाई मंदी थी तो उसका सबसे अधिक जो मतलब प्रभाव पड़ा वो किसानों पे पड़ा, और काश्तकार यानी मतलब जैसे व्यापारी लोग इनको बोल सकते हैं, मतलब उधारी पे लेकर काम करना। ठीक, चलो उस समय गेहूं की कीमतों में 50% तक की गिरावट आ गई थी, जो भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी। वहीं कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट होते हुए भी सरकार ने लगान वसूली में कोई छूट नहीं दिया, जिससे भारतीय काश्तकारों की भी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। इस महामंदी ने भारतीय व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, क्योंकि प्रत्येक देश आयात और निर्यात पर लगातार कर बढ़ाए जा रहे थे। इस कारण भारतीय व्यापारियों को काफ़ी समस्या आ रही थी, और इस प्रकार भारतीय आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया। तो ये सब चीज़ें बनाकर लिखी गई हैं, केवल आप इसको पढ़ लो, थोड़ा इससे आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या क्या हमें लिखना है। ठीक है, और बना बना कर लिख दो, सिंपल। चलो उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या इसमें 2 है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 क्या है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। 4 मार्क का प्रश्न है। तो देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 का यहाँ पे आंसर लिखा गया है। ठीक, सत्ता की साझेदारी, भाई सत्ता की हमें बात की गई है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तो सत्ता की साझेदारी क्या है इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न सामाजिक दलों में सत्ता को विभाजित करना। ठीक, आगे देखो, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जिसमें संस्कृति तथा भाषा के भेदभाव के बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। सत्ता की साझेदारी जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अगर सत्ता में एक ही सामाजिक दल रहे तो हो सकता है वह अपनी संस्कृति, भाषा आदि को बढ़ावा देने के चक्कर में इसे अन्य लोगों पर थोप दे, जिस कारण सामाजिक समूहों के बीच टकराव बढ़ सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सब बना बना कर लिखा गया है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता में सभी लोगों को समान रूप से सम्मिलित करना, सिंपल। अब इसमें आप अपने हिसाब से बना बना कर लिख सकते हो। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इसका, देखो अथवा वाला, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। और 4 मार्क का यह प्रश्न है, काफ़ी मस्त सा प्रश्न है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अथवा वाला इसका प्रश्नोत्तर संख्या 2 का। ठीक, क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति दोनों ही विषय भारतीय समाज में महत्वपूर्ण है। और लिख दो कि जाति में राजनीति। देखो भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक विषय है। जातिवाद की परंपरा ने समाज को विभाजित किया है और जाति को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और मतदाता आधार बनाया है। चुनावी राजनीति में जातिगत प्रतिनिधित्व, जातिगत गठबंधन और जातिगत मतदाता की रूपरेखा बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल अक्सर जातिगत वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक रणनीतियों को तैयार करते हैं। ऐसे लिख दो। और उसके बाद मतलब ये थोड़ी अच्छाई लिखी गई है, हालांकि इसकी बुराई भी है। ठीक, आप अच्छाई बुराई कुछ भी लिख सकते हो, आपका मन। राजनीति में जाति किस प्रकार है, वो तो जाति में आप राजनीति समझ गए, और राजनीति में जाति। ठीक, दूसरी ओर जाति का महत्व राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी अत्यधिक दिखाई देता है। जाति ने राजनीतिक नेताओं की रूपरेखा में भी बदलाव लाए हैं। जातिगत आरक्षण, जातिगत समानता की मांग और जातिगत गठबंधन राजनीतिक चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आप देख लो, ऐसे लिख दो। ठीक, अब चलो, अब देखो इसका अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यक है। इसके
कोई दो कारण लिखिए। और अथवा इसका प्रश्न है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, दो कारण लिखिए। सिंपल इसका बनाकर उत्तर लिख सकते हो भाई कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की रूपरेखा क्यों माने। भाई परिवहन नहीं रहेगा तो कोई देश चल पाएगा। अभी हम लोग के देश में गाड़ी है, ये ट्रक श्रक बंद हो जाए तो जो सामान है इधर से उधर कैसे जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से बना कर लिख सकते हो कि परिवहन तथा संचार किसी भी देश की रूपरेखा माने जाते हैं। क्योंकि परिवहन के बिना देखो, मैं कुछ यहाँ पे देखो, कुछ मैं अपने हिसाब से ही ये लिख रहा हूँ इसका आंसर कि परिवहन तथा संचार किसी भी देश की रूपरेखा माने जाते हैं। क्योंकि परिवहन के बिना सामानों का एक देश में एक जगह से दूसरे जगह आयात निर्यात नहीं हो सकता है, जिसके कारण देश में मंदी तक आ सकती है। इसलिए परिवहन को किसी भी देश की जीवन रेखा माना जाता है। और उसके साथ साथ परिवहन के साथ साथ संचार भी किसी भी देश की जीवन रेखा होता है। क्योंकि संचार के माध्यम से हम लोग आसानी से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मतलब वही है कि ऐसे ऐसे बना कर लिख सकते हो। और अंत में इसके दो कारण लिखिए, तो अंत में लिख दो कि इसके दो कारण निम्न है और दो कारण लिख दो भाई। ठीक, तो अब देखो इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या ये हम लोग का 3 का अथवा नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या ये 3 का अथवा वाला, हाँ 3 का अथवा वाला। देखो आज इस आधुनिक युग में परिवहन तथा संचार के बिना जीवन की कल्पना तक भी नहीं की जा सकती, वही बना कर लिखा गया है। तो चलो आप इसका लिखते रहना। और जो ये ऊपर वाला प्रश्न था इसका भी यहाँ पर आंसर लिखा गया है। ये पूरी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ कराऊंगा, चलो मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। चलो आपको बताता हूँ कैसे इसका पूरा आपको ये PDF आपको अच्छे से मिल जाएगा। और आप चाहो तो इसका 2 कॉपी भी निकलवा लो आप मार्केट से जाकर। हालांकि 2 कॉपी मत निकलवाना, आपका काफ़ी पैसा लग जाएगा। ठीक है, चलो इसका कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, एक मिनट, देखो हमारी एक ऐप है ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं उनको तो पहले ही ये मिल चुका है PDF। देखो यहाँ पे एक मिनट भाई रुक जाओ। ओके, चलो ये थोड़ा वाईफाई नहीं कनेक्ट था, मैंने कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो, ये हमारी एक ऐप है UPMSP स्टडी कर। ठीक है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखो डाउनलोड करोगे, ये आप UPMSP स्टडी जो लिखा है ना, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर UPMSP स्टडी, इसे गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो ये ऐप आ जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। अब देखो यहाँ आने के बाद देखो आपको ऐसा ये जो इंटरफेस दिख रहा है कुछ इस प्रकार का, आपको इस पूरी ऐप का आपको इंटरफेस दिखेगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप आओगे। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे आवर कोर्सेस में। ठीक, यहाँ क्लास 10th में आओगे तो यहाँ पे एक मिनट ये ओपन हो जा। देखो यहाँ पे एक हमने बैच लॉन्च किया है, लक्ष्य बैच। ठीक है, जिसकी प्राइस 99 रुपये है। आपको ये बैच ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, हालांकि अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको फ्री में भी कैसे लेना है। आप मतलब दिक्कत में मत पड़ो कि मैं यहाँ पे पैसे दिखा रहा हूँ कि 99 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल फ्री में ही दूंगा। मैं इस बैच के बारे में बता दूँ कि इसमें क्या क्या मिलेगा। ठीक, अब देखो ये बैच है, इस पर एक बार आप क्लिक करो। यहाँ आने के बाद ठीक है, आपको देखो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, ये बाई नाउ कर सकते हो। ठीक, बाई नाउ पे क्लिक करोगे आपको डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से अपने भैया से या पापा किसी से भी डायरेक्ट पेमेंट करा सकते हो। फिर भी अगर पेमेंट करने में डायरेक्ट कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ इस QR कोड से आप किसी भी दुकान से या भैया से अपने किसी से भी इस पर 99 रुपये भिजवा दोगे। और भिजवाने के बाद उसका फ़ोटो ले लेना और फ़ोटो इस नंबर पर भेज देना। ठीक है, इस नंबर पे भेज दोगे तो, और उसके बाद इस नंबर पे तुरंत आप कॉल भी कर सकते हो मुझे, मैं आपसे बात करूंगा और इस बैच में आपको ऐड कर दूंगा। ठीक, सैंपल देखना चाहते हो कि इसमें PDF कैसे मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, तो देखो इसमें आपको जो 2023 के जितने भी पेपर थे, ठीक है 2023 के जितने भी पेपर थे, जैसे हिंदी के 7 कोड के, मैथ के 7 कोड के, साइंस सब के 7 कोडों के पेपर का अच्छे से डिटेल में PDF के साथ सोल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे प्रत्येक मतलब पेपर का टेस्ट भी मिल जाएगा, यानी लगभग 50 आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएंगे, 50 आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। ठीक, और उसके अलावा 50 क्यों, क्योंकि इसमें आपका ये जो बोर्ड वाला मॉडल पेपर है वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अंदर चलकर भी अभी दिखाऊंगा। ठीक, यहाँ पे आप सैंपल डाउनलोड करना चाहते हो तो सैंपल के लिए यहाँ पे देखो एक मैंने प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का मैंने यहाँ पे मतलब लगा दिया है, लिंक पे मैंने क्लिक किया तो देखो ये डाउनलोड होने लगा। ये देखो ये डाउनलोड हो गया, पूरा पेपर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा देखो ये हिंदी का पेपर है। ठीक है, ये देख सकते हो। एक मिनट, किसी का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट माफ़ करना। ठीक, देखो ये पूरा ये पेपर है भाई, देख सकते हो 8 से 1 DA वाला कोड। तो ये
इसका देखो पेपर है, उसके बाद यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन भी है। देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी पूरा पूरा ये दिया गया है, ये देख सकते हो अच्छे से, ये संदर्भ व्याख्या लिखा गया है। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें मिलेंगे, और हिंदी का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। हिंदी, हिंदी का सातों कोड का, जैसे डी ए डी बी डी सी, उसके अलावा मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, ठीक। और वहाँ पे अब मैं संस्कृत और आर्ट का भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक। तो वो भी मिल जाएगा आपको। और उसके अलावा ये बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है वो भी मिल जाएगा। क्लियर मेरे भाई? अब देखो तो आप बैच यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक। अब आपको इसके अलावा आप चाहते हो, इस बैच में तो ऑलरेडी पीडीएफ मतलब अवेलेबल है, ये भी जितने भी लक्ष्य बैच के बच्चे हैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर कर देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, एक मिनट, ये दूसरे फ़ोन में ये ऐप है, इसमें मतलब ये मैंने खुद खरीदा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। चलो यहाँ पे देखो, ये यूपीएमएसपी स्टडी ये ऐप है, इसको ओपन करता हूँ, ये क्लास 10th में जाता हूँ। देखो यहाँ खरीदा हुआ है तो 99 रुपये नहीं दिखाएगा। इस पे मैं जाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे सारा सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ हमें सोशल साइंस पे आना है, और सोशल साइंस में प्रीवियस ईयर पेपर 2023 वाला, ये बोर्ड वाला मॉडल पेपर, तो इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ डाउनलोड का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन ओपन होगा। तो ये देखो ऑनलाइन यही पेपर है ना, ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो यही पेपर अभी हमने सॉल्व किया। और देखो अभी ये हम लोग जो कर रहे थे, ये प्रथम विश्व युद्ध के 1 दशक बाद, यानी जो आंसर हम लोग देख रहे थे, ये सारा का सारा देखो ये आंसर लिखा हुआ है। और उसके अलावा देखो यहाँ पे ये मैप वाला ये प्रश्न है जो अभी हमने सब किया, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और ये इसका ही नहीं, इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का देखो, हिंदी का है यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, वायरल पेपर है। तो यहाँ पे ये बोर्ड वाला मॉडल पेपर है, यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर पे आओगे तो प्रीवियस ईयर पेपर देखो, यहाँ पे सारी वीडियोज मिल जाएंगी, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा सातों सेटों का, ठीक है। कोई भी सेट आप ओपन कर पढ़ सकते हो। यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मान लो जो मॉक टेस्ट आप देना चाहते हो कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे आप मान लो हिंदी का ही देना चाहते हो, तो ये हिंदी का फर्स्ट पेपर है, यहाँ पे क्लिक कर लो। यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा मॉक टेस्ट है यहाँ पे, और मॉक टेस्ट यहाँ पे, अब देखो नेक्स्ट कर लो, ये पहला दूसरा प्रश्न आ गया, नेक्स्ट करोगे तो अगला प्रश्न आ जाएगा, ठीक। यहाँ देकर अंत में टेस्ट, और यहाँ पे सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पूरा पूरा दिखा देगा कि आपका कितने बच्चों में से कितना आपका रैंक है। देखो ये 20-20, 19-19 सवाल ये बच्चे मतलब सॉल्व कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको मिल रही हैं, कितने में भाई, कितनी प्राइज है, मात्र 99 रुपये। क्या है मेरे भाई, मात्र 99 रुपये। देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आप लोग का 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो आप चाहोगे तो आप मतलब 21 फरवरी को आपके पास पेपर है, तो हिंदी का आप सातों कोड रिवाइज कर लोगे, बोर्ड वाला मॉडल पेपर रिवाइज कर लोगे, और मैं अपनी तरफ से हिंदी का कम से कम आपको 5 मॉडल पेपर दे रहा हूँ, ठीक। तो इतने मॉडल पेपर आप रिवाइज कर लोगे ना, तो इसी में से आपके एग्जाम में 100% आएगा, 70 में 70 आपका आ जाएगा। और इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट में मिल रहा है। तो क्या है 99 रुपये भाई, समझ सकते हो। चलो, और बाकी फ्री में कैसे मिलेगा, तो देखो इसके लिए मैंने जो यहाँ पे नंबर दिखाया, 1 मिनट, यहाँ पे मतलब देखो यहाँ पे भी ये नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखो ये नंबर छोटा सा ये दिख रहा है बैनर में, ये यहाँ पे भी मिल जाएगा। यह या यहाँ पे आप जाओगे लक्ष्य बैच में, यहाँ पे एक बार और क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे भी वो नंबर दिख जाएगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप पे हाय हेलो कुछ भी लिख कर भेजोगे ना, तो तुरंत आपको एक लिंक चल जाएगा। मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है ना, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और व्हाट्सअप चैनल पर आप मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। वहीं पर मैं पूरा पूरा इसका PDF डाल दूंगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो, वही व्हाट्सएप पे आपके भेज दूंगा। अब आप प्रिंट आउट निकलवाना, या आप जो मन करे वो निकलवाना, या ऐसे ही PDF में पढ़ना। देखो प्रिंट आउट निकलवाओगे तो आपको काफ़ी पैसा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि ये कितने पेजेस पे है, मुझे लग रहा है कि ये 11 पेजेस, यानी 6 पन्ने का ये है, 6 पन्ने का इसका सॉल्यूशन है, और 4 पन्ने का ये पेपर, यानी 10 पन्ना। और 10 पन्ने निकालेंगे तो एक पन्ने का भाई, अगर विदाउट कलरफुल निकलवाते हो तो फिर आपका मतलब 3 रुपये तो शायद लेते हैं मिनिमम, आपसे शायद कहीं भी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 10-30 रुपये आपका लग जाएगा। 30 रुपये हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, आप निकलवा भी सकते हो, लेकिन कहने का मतलब कि ऐसे मतलब बहुत सारे पेपर है, आपको लक्ष्य बैच में ऐसे 50 पेपर मिल जाएंगे, और 50 गुणे 3 यानी आपको 150 से ज़्यादा, मतलब 150 ही नहीं, बहुत ज़्यादा लग जाएंगे भाई, ठीक है। कलरफुल अगर निकलवाओगे तो, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक। तो 3 नहीं भाई, 30 रुपये, ठीक। तो 1500 रुपये लग जाएंगे आपके 2 कॉपी निकलवाने में सबके। तो मैं कहूँगा कि आप PDF में ही पढ़ो, अच्छा रहेगा, ठीक। चलो इसको साइड में हम लोग करते हैं, हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक। बाकी मैं यहाँ पे आता हूँ, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें आता हूँ और आपको बताता हूँ। अब देखो इसमें हम लोगों का जैसे 5वां प्रश्न है, ये एक ही प्रश्न बताता हूँ कैसे लिखना है, बाकी आपको PDF दे दूंगा, तो PDF से इनको पढ़ते रहना, ठीक। चलो इसको समझाता हूँ। जैसे देखो क्या लिखा है,
कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं दो कारणों को लिखिए, इससे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। अब देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है, और क्यों चलाया गया। तो सिंपल है भाई कि भाई जो मतलब अंग्रेज थे उनको सिंपल भारत देश से हटाना था, उनकी नीतियों का विरोध करना था, तो इसलिए उन्होंने चलाया। और किन्हीं दो कारणों को लिखिए और उसके बाद इसे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। तो भाई असहयोग आंदोलन भाई मतलब एक अहिंसात्मक आंदोलन था, लेकिन आप जानते हो कि चौरा चौरी कांड हो गया उसी समय, जो मतलब काफ़ी जिसमें हिंसा हुई, तो उस हिंसा के कारण एक तरह से गांधी जी बोल सकते हैं रुष्ट हो गए थे और मतलब इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो चलो इसका देखो कैसे आंसर लिखा गया है, यहाँ पे 1 मिनट में निकालता हूँ। ये हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 5, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5 देखो। अब ये थोड़ा इसका बड़ा उत्तर लिखना है क्योंकि 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5। सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा लिखोगे। तो देखो ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों जैसे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में रखा, जो सितंबर 1920 में हुआ था, ठीक। जिसके अंतर्गत उन्होंने सभी भारतीयों से विनती की कि वे अंग्रेज द्वारा दी गई सभी उपाधियों और सरकारी पदों को त्याग दे, अंग्रेजी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण न करे। बस इतना भी लिख दो, इसके आगे ये मत लिखो, ठीक है। इतना भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक। और उसके बाद बाकी ये पढ़ लेना, आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। उसके बाद थोड़ा लिख दो कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के 2 कारण लिखना है ना, 2 कारण पूछा था, 2 कारण, तो यहाँ पे कई कारण मैंने लिख दिया है, लेकिन आप 2 ही लिखो कि असहयोग आंदोलन के शुरुआत के कई कारण थे जिनमें से 2 निम्न है, ऐसे लिख दो, ठीक। और उसके बाद पहला कारण लिख दो रॉलेट एक्ट। भाई रॉलेट एक्ट आया था उसी समय, तो कहीं ना कहीं उसके विरोध में भी उन्होंने ये आंदोलन चलाया, ठीक। तो ऐसे लिख दो। भाई कॉल आ रहा है, क्यों ऐसा लैग कर रहा है, मैसेज काफ़ी आ रहा है, ठीक। चलो तो यहाँ पे लिख दो कि मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया यह एक ऐसा कानून था जिससे ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले के नाम को भी जानने का अधिकार नहीं था, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये भी इस आंदोलन के मतलब आंदोलन को शुरुआत करने का एक कारण था। सिंपल, आगे लिख दो, अब काम हो गया। उसके बाद अगला हेडिंग डाल दो कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, ये किस प्रकार कारण था इस आंदोलन के शुरुआत में। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए रक्षा व्यय में भारी वृद्धि के कारण ब्रिटिश सरकार ने करों आदि में वृद्धि की, जिसके कारण चीज़ों की कीमतें 2 गुनी बढ़ गई। बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं यह भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत का एक बड़ा कारण था। तो ये देखो, ये अब याद करने वाली ये चीज़ें थोड़े हैं, बस ये प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, ये हेडिंग याद रखो। और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव किस तरह पड़ा, तो ये तो आप सब लोग जानते हो भाई कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भाई मतलब जो भी भारत से चीज़ें थी वो मतलब ब्रिटिश सरकार ले जाया करती थी वहाँ पे यूज करने के लिए, ठीक है। और जिसके कारण भाई यहाँ चीज़ों की कमी हो गई, जिसके कारण महंगाई बढ़ गई। तो इसको अपने हिसाब से बना कर लिख दो। और महंगाई बढ़ गई तो लोग इसका विरोध करने लगे और उसके बाद अंत में लिख दो। तो कहीं ना कहीं ये भी गांधी जी ने देखा तो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। आप लिख दो। अब देखो असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण क्यों स्थगित किया गया, तो भाई वही जो मतलब चौरा चौरी का कांड हो गया उसके कारण। तो महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग के सहारे असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई, जिससे रुष्ट होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। अभी देखो जितना मैं बोला उतना ही लिख दो, या पूरा ये जितना लिखा है ये भी लिख दो, आपका मन, ठीक। चलो तो ये आपका 6 मार्क का प्रश्न है, 6 मार्क इसका मिल जाएगा। अब देखो इसमें अथवा वाला भी प्रश्न है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो देखो यहाँ पे पूरा पूरा ये लिखा गया है, ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन क्या है, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया और नमक सत्याग्रह आंदोलन हो गया। यहाँ पे देख सकते हो दोनों के बारे में लिखा गया है। तो ये लिख दोगे, आपका इसका 6 मार्क मिल जाएगा। सिंपल। तो आप लिखते रहना, बाकी आगे करते रहना, आगे प्रश्न को पढ़ लेना, मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक मेरे भाई। तो
तो चलो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। बाकी का है ना, बाकी कहूँगा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। और साथ ही अगर आप हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो UPMSP स्टडी, ठीक, तो आप वहाँ ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे मात्र 99 रुपये में लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना, जो आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।